तो हम पढ़ रहे हैं मरियम वोकेबुलरी बिल्डर, और उसमें हमने यूनिट फर्स्ट में मिथोलॉजी एंड हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ रूट वर्ड्स हैं जो देख लिए हैं, जैसे कि बेनी और एम। और अब हम आगे चल रहे हैं और नया रूट वर्ड देखने वाले हैं। उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं बेनी और एम रूट वर्ड को दोबारा से। तो बेनी लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब वेल है। अ बेनिफिट इज गुड रिजल्ट और इफेक्ट, समथिंग बेनिफिशियल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट और इफेक्ट। The Latin root can be heard in other languages as well, good or fine in Spanish in bueno, in French in bon, and in Italian just say bene। तो ये बेनी का एक्सप्लेनेशन है कि ये स्पेनिश में ब्यूनो और फ्रेंच में बोन बोला जाता है, इटालियन में बेनी बोलते हैं इसको। इसका जो मीन है वो गुड रिजल्ट, इफेक्ट और बेनिफिशियल प्रोड्यूस, और एक रूट वर्ड है जो अदर लैंग्वेज में एज वेल, वेल के रूप में, अच्छे के रूप में और ठीक के रूप में देखा जाता है। तो हमने इससे रिलेटेड सारे रूट लगभग स्टडी कर लिए थे, तो एक बार मोटे मोटे तौर से देख लेते हैं। बेनिडिक्शन देखा था जिसमें अ प्रेयर दैट आस्क गॉड ब्लेसिंग, प्रेयर से रिलेटेड था। वर्शिप सर्विस से रिलेटेड था। बेनिडिक्शन, डिक्टी का मतलब बोलना होता है, डिक्शन रूट है बोलने का, और बेने, बेने मतलब अच्छा, और अच्छा वेल विशिंग करने वाला। ठीक। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का प्रोनाउंसिएशन है बेनिफैक्टर, समवन हु हेल्प्स अनदर पर्सन और ग्रुप स्पेशली बाय गिविंग मनी। तो जो पैसा देकर किसी और की मदद करता है उसको बेनिफैक्टर कहते हैं, जिसे डोनेटर भी बोलते हैं एक तरीके से। हमने तो इनकी क्विज़ें भी कर ली थी, तो लेकिन एक बार रिवाइज हो जाए तो हम भूलेंगे नहीं इनको। बेनिफिशियरी का मतलब होता है पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट बेनिफिट्स और बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, स्पेशली वन दैट रिसीव मनी और प्रॉपर्टी व्हेन समवन डाइज। बेनिफिशियरी मतलब लाभ प्राप्त करने वाला, जब कोई मर जाता है और जो कोई प्रॉपर्टी होती है उसकी तो किसी को मिलती है तो बेनिफिशियरी होता है उसका। ठीक है, ये भी कवर है। अब आगे देख लेते हैं। बेनिवोलेंस, इसका प्रोनाउंसिएशन है बेनवोलेंस। काइंडनेस और जेनरसिटी मतलब दयालुता और उदारता, इस शब्द का अर्थ है, जो कि बेनी रूट से ही संबंधित है, जिसका अर्थ अच्छा होता है, और अच्छे से संबंधित ही दयालुता और उदारता शब्द इसी से रिलेटेड है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं सेकंड रूट एम के बारे में, जिसको भी हम पूरी तरह पढ़ चुके थे। comes from Latin amero, to love. The Roman god of love was known by two different names, Cupid and Amor. Amiable means friendly or good nature, and amigo is Spanish for friend। इसका मूल अर्थ जो है वो फ्रेंडलीनेस से है, और ये जो लैटिन एमर यानी कि लव के जो गॉड हैं एमर, उनसे रिलेटेड है, जिनको क्यूपिड भी कहा जाता है। तो ये सारा उन्हीं पर आधारित है, उनकी ही नाम पर आधारित है। एम, एम रूट वहीं से लिया गया है, जिसका अच्छे नेचर, अच्छे स्वभाव और प्रेम से रिलेटेड शब्द है।
अब इससे रिलेटेड दूसरे वर्ड्स हैं जो एम रूट से रिलेटेड हैं, वो एमिकेबल है। इसका प्रोनाउंसिएशन है एमिकेबल, फ्रेंडली, पीसफुल। देयर रिलेशन विद देयर इन लॉज वर जनरली एमिकेबल डिस्पाइट सम बिकरिंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो बिकरिंग के बाद भी उनके जो रिलेशन है वो एज वेल एज बने हुए हैं। एमिकेबल मतलब मित्रवत, फ्रेंडली और शांत व्रत। अगला देते हैं इनामर्ड। इन आमर्ड का प्रोनाउंसिएशन इनामर्ड, charmed, fascinated and filled with love. Rebecca quickly became enamored of the town's rustic surrounding, its slow pace and its eccentric characters. तो जो इनामर्ड है, इनामर्ड, charmed और fascinated, inflamed with love यानी आकर्षक और फैसिनेटेड होना और इन्फ्लेम्ड होना लव से। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। इन्फ्लेम्ड मतलब तो ये तो इसको बिगाड़ के बता रहा है, साथ में देखते हैं ताकि समझ में आए। मंत्रमुग्ध या मोहित, प्रेम से प्रज्वलित। तो ये है इन्फ्लेम्ड का प्रज्वलित है, यानी कि इन्फ्लेम्ड हो जाना, प्रज्वलित हो जाना या मोहित हो जाना। प्रेजेंटेड, चाम, मोहित, मंत्रमुग्ध, नामर्ड का मतलब। इसका देख लेते हैं क्या है। अगला रूट देख लेते हैं। रूट नहीं, एम रूट से बनने वाला अगला वर्ड एमोरियस, एमरस, हैविंग शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अट्रैक्शन ऑफ लव। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाना लव की, कपल स्मूचिंग बाहर के, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग या अट्रैक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें कपल स्मूचिंग ऐसी चीजें आ रही हैं, तो ये अट्रैक्शन से रिलेटेड ही है। और ये फिजिकल इमोशनल ज़्यादा है। अट्रैक्शन इज मोर फिजिकल देन इमोशनल, इमोशनल से ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन पे ज़्यादा जोर दिया गया है। किसमें? इन नामरेश, इनामरेश में, एमरेश, एमरेश वर्ड में, एमरेश, MOROUS ये वर्ड है इसमें। अब देख लेते हैं अगला वर्ड है एम रूट से बना पैरामर। पैरामर, पैरामर, अ लवर ऑफ्टन सीक्रेट नॉट अलाउड बाय लॉ और कस्टम। ऐसा लवर जो सीक्रेट हो, नॉट अलाउड हो रीति रिवाजों द्वारा, तो उसके लिए पैरामर यूज किया जाता है। और इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। और जिसको सोशल रूल्स स्वीकृति नहीं देती, ऐसा लवर, उसको पैरामर बोलते हैं। क्विजेस हमने लगभग देख ही ली थी, तो हम क्विजेस पे नहीं जाएंगे, हमें बस रिपीट करके पढ़ना है ताकि हमें समझ में आ जाए। अब हम अगला रूट देखते हैं। बेल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग वार यानी लड़ाई। बेलाना वाज द लिटिल नाउन रोमन गॉडेस ऑफ वार, हर हस्बैंड मार्स वाज द गॉड ऑफ वार। यानी बेल का सीधा सीधा मतलब वार से रिलेटेड, क्योंकि जो बेलाना है वो युद्ध की देवी है, वार की गॉडेस है। और जो उसके हस्बैंड मार्स है वो भी वार के देवता है, यानी युद्ध के देवता है। तो हमें तो बेलाना से मतलब है, क्योंकि उसी से रूट आया है बेल। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं इससे बनने वाले शब्द, वर्ड्स। एंटीबेलम, इसको प्रोनाउंसिएशन है एंटीबेलम। एंटीबेलम एग्जिस्टिंग बिफोर अ वार, जो युद्ध से पहले उपस्थित था या एग्जिस्ट करता था, स्पेशली बिफोर द अमेरिकन सिविल वार। 1861 से 65 के बीच में अमेरिकन सिविल वार हुई थी, 1861 से 65 के रूप में। तो उसके पहले जो उपस्थित था, एग्जिस्ट करता था, उसे एंटीबेलम बोलते हैं। एंटीबेलम, एंटीबेलम स्पेलिंग है ANTBELLUM, एंटीबेलम। ठीक, एंटीबेलम मतलब जो वार से पहले उपस्थित था। बेलम देखिए, बेल ये वार का रूट वर्ड आ गया, और एंटीबेलम यानी उससे पहले उपस्थित। व्हेन वर्ल्ड वार फर्स्ट वाज ओवर, द फ्रेंच नोबिलिटी फाउंड it impossible to return to their extravagant antebellum way of life। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हो गई थी, तो जो फ्रेंच नोबिलिटी थी
उसने ये पाया कि ये असंभव है, इम्पॉसिबल है टू रिटर्न देयर एक्स्ट्रावेगेंट एंटीबेलम वे ऑफ लाइफ। जो उनका एक्स्ट्रावेगेंट एंटीबेलम लाइफ का तरीका है, वहां पहुंचना असंभव है। यानी कि जो युद्ध से पहले उपस्थित था जीने का तरीका लाइफ का, उसे एंटीबेलम वे ऑफ लाइफ बोला गया है। और एक्स्ट्रावेगेंट क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। तो एक्स्ट्रावेगेंट का भी देख लेते हैं ताकि हमें साथ में ये भी याद हो जाए। फिजूल खर्ची वाला, extravagant, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची। extravagant, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची। तो जो फिजूल खर्ची वाला पहले का तरीका था, उसमें पहुंचना मुश्किल हो गया क्योंकि लोग क्या हो गए, लोग महत्वाकांक्षी हो गए। उन्होंने धन संचय को जोड़ दिया क्योंकि जो वार के दिन होते हैं वो लोगों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो फ्रेंच नोबिलिटी थी ना, उसने ये पाया। नोबिलिटी मतलब कुलीनता, मतलब जो कुलीन वर्ग होता है ना, सर्वेंट्स, और जो मतलब अच्छा सक्षम वर्ग होता है, कुलीन वर्ग, जो सत्ता में भी होता है। Even countries that win a war often end up worse off than they had been before, and the losers almost always do. So antebellum often summons up images of ease, elegance, and entertainment that disappeared in the post-war years. In the American South, the antebellum way of life depended on a social structure based on slavery that collapsed after the Civil War. Margaret Mitchell's Gone with the Wind shows the nostalgia and bitterness felt by wealthy Southerners after the war more than the relief and anticipation experienced by those released from slavery in Europe. World War first shattered the grand life of the upper classes, even in victorious France and Britain, and changed society ugly in the space of just 4 years। 4 साल में ही सोसाइटी को ह्यूजली वे में, यानी बहुत ज़्यादा बदल दिया। सोसाइटी के स्पेस को बदल दिया। किसने? वार ने, वर्ल्ड वार फर्स्ट ने। देखते हैं एंटीबेलम का यूज कहाँ कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे हुआ है, तो इसका मतलब है कि इवन कंट्री दैट विन अ वार, यहाँ तक कि जो देश युद्ध को जीत भी जाता है ना, अक्सर ऑफ्टन एंड अप वर्स ऑफ, वो भी उसका अंत भी बहुत बुरा होता है। देन दे हैड बीन बिफोर, जो जो जैसा वो पहले था ना, उससे बहुत बुरा उसका अंत होता है, भले वो जीत जाए, क्योंकि युद्ध से कभी फायदा नहीं होता, हानि होती। एंड द लूजर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज डू, और जो लूजर्स होते हैं ना, हारने वाले, वो हमेशा, अधिकतर ऐसा करते हैं, यानी कि वो भी हमेशा उनका अंत भी बुरा से बुरा होता है। सो एंटीबोलम यानी कि जो युद्ध से पहले होता है, ऑफ्टन समोन्स अप, अक्सर जो युद्ध के पहले होता है, इसलिए युद्ध पूर्व में अक्सर सहदा शाम शौकत की छवियां उभरती है। सो एंटीबैलम यानी युद्ध पूर्व में अक्सर समोन्स अप इमेजेस ऑफ इज एलिगेंस एंड एंटरटेनमेंट दैट डिसअपीयर्ड
इन द पोस्ट वार ईयर्स, जो कि पिछले बाद जो कि भुला दिए जाते हैं बाद के जो युद्ध के साल है उनको, मतलब जो युद्ध से पहले जो छवियां उभरती हैं मनोरंजन की और सम्मान की, वो बाद में होने वाली हानि को या बाद में होने वाले वर्षों के हालातों को भुला देती हैं। इसलिए युद्ध होता है। अगर वो बाद के हालातों का पहले से पता हो, हानि का पहले से अनुमान लगा लिया जाए, तो युद्ध ना हो, ऐसा इसमें समझाया गया है। इन द अमेरिकन साउथ द एंटीबेलम वे ऑफ लाइफ डिपेंडेंट ऑन अ सोशल स्ट्रक्चर। जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे जो एंटीबेलम वे है लाइफ का, अच्छा मतलब जो युद्ध से पहले की जो जिंदगी है वो डिपेंड होती है सोशल स्ट्रक्चर पे, बेस्ड ऑन स्लेवरी दैट कोलैप्स्ड वो ढहा देते हैं या कोलैप्स कर देते हैं आफ्टर द सिविल वार, यानी सिविल वार के बाद जो अमेरिकन साउथ अमेरिकन है उसमें जो युद्ध के पहले जीने का तरीका था, जो डिपेंडेंट तरीका था सोशल स्ट्रक्चर पे और गुलामी पे, वो ढहा दिया जाता है सिविल वार के बाद। इन द अमेरिकन साउथ, अमेरिका दक्षिण में युद्ध पूर्व जीवन शैली गुलामी पर आधारित एक सामाजिक संरचना निर्भर थी जो गृह युद्ध के बाद टह गई, डिपेंडेंट ऑन अ सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन स्लेवरी दैट कोलैप्स्ड आफ्टर द सिविल वार। मार्गरेट मिशेल की गॉन विद द विंड युद्ध के बाद अमीर दक्षिण लोगों द्वारा महसूस की गई उदासीनता और कड़वाहट को दिखाती है। अच्छा, मार्गरेट मिशेल ने जो बुक लिखी है वो अमेरिकी या दक्षिण अमेरिका के लोगों को द्वारा महसूस की गई उदासी और कड़वाहट को दिखाती है। गुलामी से मुक्त हुए लोगों द्वारा अनुभव की गई राहत और प्रत्याशा से कहीं अधिक है, जो कि filled by wealthy Southerners after the war more than the relief and anticipation experienced by those released from slavery, जो कि गुलामी से मुक्त हुए लोगों द्वारा अनुभव की गई राहत और प्रत्याशा से कहीं अधिक है। अच्छा, जो उदासीनता है अमीर लोगों की और कड़वाहट है वो इनकी राहत से कई ज़्यादा है, जो मार्गरेट मिशेल द्वारा लिखी गई गॉन विद द विंड में महसूस होता है। By those freed from the slavery in Europe, World War first shattered the grand life of the upper classes, even in victorious France and Britain, and changed society usually in the space just 4 years। इसमें कहा गया है कि यूरोप में वर्ल्ड वार फर्स्ट ने जो बहुत बड़ी जिंदगी जो कि अपर क्लास थी उसको सैटर्ड कर दिया गया है। यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध ने उच्च वर्गों के भव्य जीवन को तहस-नहस कर दिया, यहाँ तक कि इवन इन विक्टोरियस फ्रांस, यहाँ तक कि विजय फ्रांस एंड ब्रिटेन, एंड चेंज सोसाइटी ह्यूजली इन द स्पेस ऑफ जस्ट 4 years, यानी कि विजय होने वाले ब्रिटेन और फ्रांस भी और वर्षों के अंतराल में समाज व्यापक परिवर्तन कर दिया है। अच्छा, मतलब जो विक्टोरी हुए हैं फ्रांस और ब्रिटेन, उनको भी तहस-नहस कर दिया गया है और समाज की व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है। तो ये एंटीबेलम को पढ़ा हमने। एंटीबेलम वर्ड बेलारूस से आया है, जो कि युद्ध से पूर्व को बताता है। युद्ध से
सेकंड वर्ड है बेलिकोज, इसका प्रोनाउंसिएशन है बेलिकोज। वार लाइक, अग्रेसिव, क्वारलसम, यानी युद्ध के समान, और अटैक करने, अग्रेसिव रूप से अटैक करना, और क्वारलसम यानी झगड़ा, है ना, बेलिकोज। द मोर बेलिकोज पार्टी always got elected whenever there was tension along the border and the public believed that military action would lead to security। जो ज्यादा लड़ाकू पार्टी होती है, यानी जो ज्यादा लड़ाकू संगठन होता है, ऑलवेज गोट इलेक्टेड, हमेशा चुना जाता है, वेन एवर देयर वाज टेंशन अलोंग द बॉर्डर एंड द पब्लिक बिलीव्ड दैट मिलिट्री एक्शन वुड लीड टू सिक्योरिटी। जब भी टेंशन या मतलब सीमा विवाद होता है या सीमा पर अधिक तनाव चिंता होती है, तो जो पब्लिक है वो विश्वास करती है मिलिट्री एक्शन पर, जो कि सिक्योरिटी यानी सुरक्षा को मुख्य प्रायोरिटी दे। तो जो ज़्यादा लड़ाकू पार्टी होती है वही चुनाव जीतती है। इसमें ऐसा कहा गया है। बेलिकोज वर्ड सामने आया हमारे बेला रूट से। सिंस बेलिकोज डिस्क्राइब्ड एन एटीट्यूड दैट होप्स फॉर एक्चुअल वार, यानी जब बेलिकोज डिस्क्राइब कर रहा है यानी बता रहा है एक ऐसे दृष्टिकोण को जो कि आशा है वास्तविक युद्ध की। द वर्ड इज जनरली अप्लाइड टू नेशंस, जो ये वर्ड है वो जनरली कहाँ पे अप्लाई होता है, राष्ट्रों और उनके लीडर्स पर अप्लाई होता है। इन द 20th century it was commonly used to describe such figures as Germany Caesar Wilhelm, Italy's Benito Mussolini, and Japan General Tozo, leaders who believed their countries had everything to gain by starting wars। ऐसे लीडर्स के बारे में बताता है ये वर्ड, जो कि ये सोचते हैं या उनकी विचारधारा में ये शब्द है बेलिकोज, कि वह युद्ध से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ द नेशन with a bellicose foreign policy tend to be stormy and difficult। जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है राष्ट्रों के विद अ बेलिकोज फॉरेन पॉलिसी, एक बेलिकोज विदेशी पॉलिसी के प्रभाव से स्टॉर्मी एंड डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी और डिफिकल्ट है। एंड बेलिकोसिटी यूजुअली मेक्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एवरी अनईजी, यानी कि जो बेलिकोसिटी है यानी युद्ध की प्रवृत्ति है वो हमेशा दुनिया को अनईजी यानी कि दुनिया की परिस्थितियों को कठिन कर देती है, अनईजी कर देती है। तो ये बेलिकोज, जिसका प्रोनाउंसिएशन बेलिकोज है, को हमने समझा, जो बेली रूट से आया है। अगला वर्ड है बेलिजिरेंस, इसका प्रोनाउंसिएशन है बालिजरेंस, जिसका मतलब भी मीन्स भी अग्रेसिवनेस यानी अटैक मोड, और कॉम्बेटिवनेस यानी लड़ाई के लिए आमादा रहना या सुरक्षा के लिए अटैक मोड में रहना, यानी अग्रेसिव और लड़ाकूपन। द बेलिजरेंस in Turner's voice told them that the warning was a serious threat। जो बेलिजरेंस है यानी लड़ाकू है, टर्नर्स की वॉइस told them that the warning was a serious threat। जो धमकी दी गई है वो सीरियस धमकी है, चेतावनी दी गई वो सीरियस धमकी है। ये जो बोलने वाले की वॉइस है उसमें बता दिया जाता है। बेलिजरेंस
जो ऐसा बोलने वाला है वो बता देता है। जो लड़ाकूपन वाला टर्नर्स है उसकी आवाज ही बता देती है, या उसकी आवाज से ही पता चल जाता है कि जो चेतावनी है वो बहुत गंभीर धमकी है। Unlike bellicose and bellicosity, the word belligerence can be used at every level from the personal to the global. जो बेलिकोसिटी या बेलिकोज है वो तो केवल नेशंस के के लिए यूज होता है, लेकिन जो बेलिजरेंस है वो हमेशा और हर जगह हर लेवल पे यूज होता है, पर्सनल हो या ग्लोबल हो। The belligerence of Marlon Brando's performance as the violent Stanley Kowalski in a stricter named Desire electrified the country in the 90s, 40s and 50s at the same time। यहाँ कहने का मतलब है कि जो इन अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर में इलेक्ट्रीफाइड द कंट्री, यानी कि इलेक्ट्रीफाइड मतलब सनसनी फैला दी देश में 1940 से 50 के बीच में। बेलिजरेंट स्पीच बाय लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू आउट द कोल्ड वार वर कीपिंग द वर्ल्ड ऑन एज। जो बेलिजरेंट है यानी कि लड़ाकू या धमकी भरी जो भाषण है लीडर्स की, सोवियत यूनियन हो या यूनाइटेड स्टेट, थ्रू आउट द कोल्ड वार, वो ये सामने लाती है कि जो कोल्ड वार है वर कीपिंग द वर्ल्ड ऑन एज, यानी दुनिया के किनारे पर कोल्ड वार तो चल ही रही है। ये बेलिजरेंट इस पे जैसे पता चलता है। बेलिजरेंट इज इवन अ नाउन द टेरिबल वार इन द कॉन्गो इन रिसेंट ईयर्स। बेलिजरेंट यहाँ तक कि एक संज्ञा का रूप भी है। द टेरिबल वार इन द कॉन्गो, जो धमकी भरी या धमकाने वाली वार है, युद्ध है कॉन्गो में कुछ सालों में। फॉर एग्जाम्पल हैज इन्वॉल्व 7 नेशंस एज बेलिजरेंट। इस उदाहरण के रूप में इसमें 7 राष्ट्रों को जो कि बेलिजरेंट राष्ट्र है उनको इन्वॉल्व किया गया है इस टेरिबल कॉन्गो वार में। तो बेलिजरेंट नाउन भी है। तो बेलिजरेंट या बेलिजरेंस को समझा हमने, लड़ाकूपन, उग्रता, धमकी भरा और पर्सनल और ग्लोबल रूप में इसका यूज किसी भी लेवल तक हो सकता है। अग्रेसिवनेस ही इसका मूल भाव है, और बेलिकोसिटी या बेलिकोस का भी अग्रेसिवनेस है, लेकिन नेशन के तौर पर ही यूज होता है, उसका लेवल हर जगह यूज नहीं किया जाता, लीडर्स और नेशंस के रूप में होता है। अब लास्ट वर्ड देखते हैं हम, रिबिलियन। इसका प्रोनाउंसिएशन है रिबेलियन, 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 रिबेलियन। ओपन डिफेंस एंड अपोजिशन, open defense and opposition, sometimes armed to a person or thing in authority। यानी कि ओपन डिफेंस यानी कि डिफेंस, और जो ओपोजिशन है उसका ओपन होना, समटाइम्स आर्म्ड किसी रूप में या किसी समय में हथियारबद्ध, टू अ पर्सन और थिंग इन ऑथोरिटी, एक व्यक्ति और अथॉरिटी के रूप में हथियारबद्ध, डिफेंस या ऑपोजिशन का होना। रिबिलियन, रिबेलन, रिबेलन। स्टूडेंट रिबिलियन यानी कि विद्रोही छात्रों, या रिबिलियन यानी कि अपोजिशन या
डिफेंस करने वाले छात्रों, विद्रोही छात्रों ने उस दोपहर रूम नंबर 13 में कुछ ऐसा किया या उनके कारण ये रिजल्ट आया कि इन द न्यू सब्स्टिट्यूट, यानी कि नए स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट टीचर रेसिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इन टीयर्स, रोते हुए बिल्डिंग से बाहर भागना पड़ा सब्स्टिट्यूट टीचर को। किनके कारण? रिबिलियन स्टूडेंट्स के कारण, रूम नंबर 13 की। ठीक है, तो प्लेंटी ऑफ टीनेजर्स रिबेल अगेंस्ट देयर पेरेंट्स। कुछ टीनेजर्स होते हैं जो रिबेल होते हैं अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, यानी उनके माता पिता का विद्रोह करते हैं। इन ऑल काइंड्स ऑफ वे, हर तरीके से। बट अ रिबेलियन यूजुअली इन्वॉल्व्स अ ग्रुप, लेकिन जो रिबेलियन होता है वो अक्सर हर ग्रुप में शामिल होता है, क्योंकि ग्रुप ही तभी बनते हैं जब कोई ना कोई रिबेलियन होगा। रिबेलियंस ही ग्रुप बनाते हैं, जो विद्रोह करता है वही संगठन बना लेता है। Armed rebellions are usually put down by a country's armed forces. जो हथियारबद्ध विद्रोही होते हैं उनका दमन कर दिया जाता है देश की हथियारबद्ध सेना के द्वारा, और एटलीस्ट कीप्ड फ्रॉम एक्सपेंडिंग बियॉन्ड अ स्मॉल एरिया, और यहाँ कम से कम उनको रोका तो जाता ही है फैलने से या बड़ा होने से। एक छोटे एरिया से ज़्यादा उन्हें अधिक एरिया में फैलने या बड़ा ग्रुप करने नहीं दिया जाता। द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फर्स्ट व्यूड बाय द ब्रिटिश एज अ माइनर रिबेलियन। जो अमेरिकन वार है, युद्ध है इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता का, वाज फर्स्ट व्यूड, जो कि पहले देखा गया था बाय द ब्रिटिश एज अ माइनर रिबेलियन, छोटे विद्रोह के रूप में, दैट वुड सोन रन इट्स कोर्स, जो कि जल्द ही इसके कोर्स के रूप में भागने लगा, यानी कि बड़ा हो गया, जो जल्दी अपना काम पूरा कर लेगा। अच्छा, that would soon run its course, यानी इसका काम, इसका काम, that would run its course soon, जल्दी अपना काम पूरा कर लेगा। क्या है? एक छोटा संगठन के रूप में देखा, छोटे विद्रोह के रूप में देखा गया था ब्रिटिश द्वारा। बट दिस पर्टिकुलर रिबेलियन लीड टू अ फुल फ्लैग्ड रिवोल्यूशन, लेकिन इस पर्टिकुलर रिबेलियन यानी विद्रोह ने लीड किया किसको? फुल फ्लेड रेवोल्यूशन को, यानी पूर्ण बदलाव को। फुल फ्लेड रेवोल्यूशन यानी कि पूर्ण क्रांति, फुल फ्लेड रेवोल्यूशन पूर्ण क्रांति को लीड किया। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या सोचा था कि जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस का जो फर्स्ट युद्ध क्या था, ये जो विद्रोह है ये जल्द ही बंद हो जाएगा, बट ये इसने क्या ले लिया? इसने एक पर्टिकुलर विद्रोह के रूप में पूर्ण क्रांति का रूप ले लिया। दैट इज द ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट रिबिलियन। ये दैट इज द ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट रिबिलियन, यानी सरकार को उखाड़ फेंकना। दैट इज द ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट रिबिलियन। ओवरथ्रो मतलब उखाड़ कर फेंकना, उठाकर या उखाड़ कर फेंक देना। दैट इज द ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट रिबिलियन, विद्रोह के द्वारा, आर्म्ड और अदरवाइज, हथियारबद्ध या फिर किसी और तरीके से, एज ऑफ्टन अक्सर, अल्टर्ड दोज इन पावर, ये अक्सर अलर्टेड, सॉरी अलर्टेड, अलर्टेड मतलब अलर्ट कर दिया है जो सत्ता में है उनको, और जो बहुत ही जो कंट्रोल कर रहे हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। इस वो अलर्ट हो गए हैं इस रिबिलियन यानी कि विद्रोह के माध्यम से, कि वो जिनको कंट्रोल कर रहे हैं वो नाखुश हैं।
तो यहाँ पे हमने वर्ड देखे बेले रूट से रिलेटेड, जो कि बेलेना है वर्ड की वार की देवी, उनसे लिया गया है बेले रूट, और उससे संबंधित हमने कुछ वर्ड देखे। कल इनका रिपीटेशन करेंगे और नए रूट वर्ड को समझेंगे, देखेंगे। मेरे हिसाब से हमने इसको समझ लिया है। कुछ मिस्टेक्स जो हमसे छोटी मोटी हुई है उनको कल सुधारेंगे और अच्छे से समझेंगे, इन्हीं वर्ड्स को रिपीट करेंगे। वैसे हमने समझ लिया है कि बेले रूट जहाँ पर आता है वो शब्द युद्ध से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, आज इतना ही।